मीटिंग्स मतलब मुलाकातें, बहुत सारी मुलाकातें। जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी के अंदर जो है जितने भी डिसीजंस होते हैं वो मीटिंग्स के अंदर हो रहे होते हैं। कंपनी के मेंबर्स हों या डायरेक्टर्स हों, जब भी कोई फैसला करते हैं अकेले कोई नहीं करता। ऐसा नहीं है कि एक दिन एक बंदा उठ के कहे मेरा दिल कर रहा था नाम चेंज कर दूं तो कर दिया, एकदम से अचानक से डायरेक्टर उठ के कहे मेरा दिल कर रहा था फलाना कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, मैंने कर दिया। ऐसा नहीं है, कंपनी को हर मामले के लिए मीटिंग्स करनी पड़ेंगी। जब हम मीटिंग की बात करते हैं तो हमारे पास दो कैटेगरी मीटिंग्स की आती हैं, एक को हम कहते हैं डायरेक्टर्स की मीटिंग, एक को हम कहते हैं मेंबर्स की मीटिंग। डायरेक्टर की मीटिंग के अलग लेवल है, मेंबर की मीटिंग कुछ जगह लॉ कहेगा ये काम मेंबर्स ने अप्रूव करना है, कुछ जगह लॉ कहेगा ये काम डायरेक्टर्स ने अप्रूव करना है। तो मेंबर्स अपनी मीटिंग में फैसला लेंगे और डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में। डायरेक्टर्स की मीटिंग के दो लेवल है, अगर सारे डायरेक्टर्स को बुलाया जाए तो कहलाती है बोर्ड मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। और अगर सिलेक्टेड डायरेक्टर की किसी कमेटी को किसी खास पर्पस के लिए बुलाया जाए वो कहलाती है कमेटी मीटिंग। इसी तरह से मेंबर्स में भी दो तरह की मीटिंग होती है, सारे मेंबर्स को बुलाएं तो जनरल मीटिंग कहलाती है, किसी खास कैटेगरी ऑफ मेंबर को बुलाएं तो क्लास मीटिंग कहलाती है। याद है ना, क्लास ऑफ मेंबर्स। और हमने किसी खास क्लास के राइट्स मुतासिर करने हो तो उनको भी बुलाओ, तो उनको जिस मीटिंग में बुलाएंगे वो क्या कहलाएगी, क्लास मीटिंग। तो क्लास मीटिंग, जनरल मीटिंग, मेंबर्स की मीटिंग की टाइप्स हैं, सारों को बुलाया जनरल, कुछ को बुलाया क्लास, सारे डायरेक्टर्स को बुलाया बोर्ड, कुछ को बुलाया कमेटी। खुशी की बात यह है कि इनमें से तीन हमारे सिलेबस में नहीं है। ना बोर्ड मीटिंग के ऊपर हमने डिटेल से बात करनी है, एक आध सेक्शन है टोटल सिलेबस में, ना कमेटी मीटिंग के बारे में, ना क्लास मीटिंग के बारे में। हमने सिर्फ बात करनी है जनरल मीटिंग। इस चैप्टर में जब तक मैं खुद से वाज़ेह और वाशगाफ अल्फाज में ना कह दूं कि याद रहे मैं डायरेक्टर की मीटिंग का जिक्र कर रहा हूं, तब तक आप लोगों ने नहीं मानना। मेरी हर बात का एक ही मतलब होगा कि मैं जिक्र कर रहा हूं जनरल मीटिंग्स। जनरल मीटिंग की आगे से तीन किस्में हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एजीएम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अगर इनमें से कोई फर्क पूछे तो मैं कहूंगा वेरी फर्स्ट जिंदगी की पहली मीटिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग है, हर साल होने वाली एक बड़ी मीटिंग एजीएम है। इन दो मीटिंग्स के अलावा जब भी सारे मेंबर्स को बुलाना हो, ये अहम इवेंट है, मतलब सबको आपने बुलाना है, तो इस इवेंट को हम कहेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो ये तीन तरह की मीटिंग है। अब सिलेबस ने इन तीनों के अलग अलग सेक्शंस दिए हैं, इन तीनों को हम अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन होता ये है कि हम इसका तकाबुल नहीं कर पाते, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो एक मैप है जो आपके काम आ सकता है, जिसमें आप इन मीटिंग्स को आपस में सेग्रीगेट कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी, एजीएम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, तीन तरह की मीटिंग। सबसे पहले नोटिस, तीनों मीटिंग में कम से कम 21 दिन का नोटिस देना होगा। लेकिन एक जगह फर्क है, वो जो ईओजीएम है ना, उधर आप रिलैक्स भी कर सकते हैं। लिस्टेड कंपनी के अलावा बाकी जगह ये नोटिस का टाइम 21 दिन से कम भी हो सकता है अगर मेंबर्स मान जाए, लेकिन बाकी दो मीटिंग में आपको लाजमी है कि 21 दिन का नोटिस होना चाहिए। ये तो हो गया नोटिस। इन तीनों में बेसिक फर्क क्या है, ऊपर लिखा हुआ है, वो वेरी फर्स्ट मीटिंग है, जिंदगी में पहली दफा होगी, दोबारा कभी नहीं होगी। एजीएम हर साल एक बड़ी मीटिंग होगी, और ईओजीएम जरूरत पड़ने पे हो सकता है एक साल में 15 हो जाएं, और जरूरत ना पड़े तो हो सकता है 4 साल में एक भी ना हो। तो ये तीन तरह की मीटिंग है। एप्लीकेबल किसके ऊपर है? स्टैट्यूटरी मीटिंग सब पे एप्लीकेबल नहीं है, पब्लिक कंपनियों पे है, चूंकि पब्लिक कंपनियां आके आवाम से पैसा मांगती हैं, और उन प्राइवेट कंपनियों पे जो साल के अंदर अंदर पब्लिक में कन्वर्ट हो गई, जो अपनी जिंदगी के पहले ही साल में पब्लिक में कन्वर्ट हो गई, वो प्राइवेट कंपनी। और वो कंपनी जो थी ही हमेशा से पब्लिक कंपनी, उसके ऊपर ही एप्लीकेबल है। एजीएम किस पे एप्लीकेबल है? सारी कंपनियों पे सिवाय एसएमसी के, क्योंकि एजीएम में सालाना बेसिस पे आपने सारे मेंबर्स को बुला के बताना है कि क्या चल रहा है। तो बड़ी मजाकिया सी बात हो जाएगी कि सिंगल मेंबर अपने आप को बुलाए और अपने आप को बताए कि पूरा साल मेरी कंपनी में क्या कुछ हुआ है। तो एसएमसी के अलावा बाकी जगह पे ये मीटिंग वैलिड है, एसएमसी में नहीं होती। ईओजीएम हर मीटिंग में होती है, मतलब हर कंपनी में वैलिड है। फिर अगर मैं अगली डिमार्केशन करूं तो दैट इज टाइमलाइन, किस वक्त होनी चाहिए? स्टैट्यूटरी मीटिंग शुरू में हो जानी चाहिए। इसमें दो टाइमलाइंस को हम कंपेयर करते हैं, इनकॉर्पोरेशन के 9 मंथ्स, और दूसरा एक और सर्टिफिकेट होता है, उसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, चैप्टर 14 के अंदर उसका ताल्लुक है। तो उस सर्टिफिकेट के 180 दिन, अब इनकॉर्पोरेशन के 9 मंथ्स पहले आ जाएं या कमेंसमेंट के 180 डेज पहले आ जाएं, जो टाइम पहले आ जाए उस टाइम पे मीटिंग करवाना लाजमी है। यानी कि बिल्कुल शुरू में भी कंपनी आई है, शुरू हुई है, पहली एजीएम नॉर्मली 16 महीने के अंदर हो रही होती है, तो आपने क्या करना है, शुरू में 9 महीने के अंदर अंदर मीटिंग करा देनी है। और अगर आपका 180 दिन पहले खत्म हो जाए कमेंसमेंट के, अब ये कमेंसमेंट क्या है, एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उसकी कुछ शर्तें हैं जो चैप्टर 14 हमें बताता है, वो हमारा यहाँ का टारगेट नहीं है।
अब इनको काउंट कैसे करना है, इसके ऊपर एक छोटी सी वर्किंग है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1 जनवरी 2020 और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है 1 मई 2020, तो उसमें 6 महीने ऐड करने हैं और लेफ्ट वाले में 9 महीने ऐड करने हैं। 2 डेट्स आ गई, दोनों में से पहले कौन सी डेट है? 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर डेडलाइन बन जाएगी इस कंपनी की, स्टैट्यूटरी मीटिंग इसको इस डेट तक करवानी है। दूसरे केस में देखते हैं, फर्ज करें आपकी इनकॉर्पोरेशन 1 जनवरी 2020 को हुई है और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिल गया 1 फरवरी 2020 को। अब 6 महीने वर्सेस 9 महीने, 1 अगस्त और 1 अक्टूबर। अच्छा, मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, अगर आईकेप में कोई सवाल आए तो हो सकता है वो एक्सपेक्ट करें कि आप देखें कि कौन सा महीना 30 का और कौन सा 31 का। इस वक्त फॉर अंडरस्टैंडिंग में बता रहा हूँ कि अर्लियर का क्या रूल है। तो आपने इनकॉर्पोरेशन की डेट में 9 मंथ ऐड करने हैं और कमेंसमेंट की डेट में 6 मंथ ऐड करने हैं। दोनों डेट्स में से जो अर्ली डेट आए, जो पहले पुरानी डेट हो, वो आपकी डेडलाइन बन जाएगी। तो पहले वाले केस में 1 अक्टूबर हमारी बात बनी और दूसरे केस में 1 अगस्त हमारी अर्लियर डेट बनी। तो रूल समझ आया? वापस पीछे चलते हैं। हमने कहा इसकी टाइमलाइन है अर्लियर ऑफ 9 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन या 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अच्छा, एजीएम कब करनी है? एजीएम करनी है हमने 16 महीने के अंदर। पहली एजीएम, वेरी फर्स्ट एजीएम आपने इनकॉर्पोरेशन के 16 महीने के अंदर अंदर करनी है। उसके बाद हर साल करनी होती है और हर साल आप नॉर्मली ईयर एंड के 4 महीने के अंदर अंदर कर रहे होते हैं। पहली एजीएम और स्टैट्यूटरी मीटिंग अगर आपस में टकरा जाए, यानी अगर पहली एजीएम आप इतना पहले करें कि वो स्टैट्यूटरी मीटिंग के टाइमलाइन में आ जाए, तो स्टैट्यूटरी मीटिंग करने की जरूरत ही नहीं, फर्स्ट एजीएम में उसका वाला काम भी करते हैं। जहन में रखना ये बात कि अगर फर्स्ट एजीएम ही आप, क्योंकि पहले 16 महीने ना, उन्होंने ये नहीं कहा 16वें महीने में करानी है, पहले 16 महीने में कभी भी करा दें। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं उस टाइम पे जो उसकी टाइमलाइन है स्टैट्यूटरी की, तो आप दोनों को एक मीटिंग में निपटा सकते हैं। स्टैट्यूटरी मीटिंग की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी, एजीएम की रिक्वायरमेंट। ऑनवर्ड हमने कहा कि आपने 4 महीने कहना मुनासिब नहीं है, 120 डेज के अंदर अंदर आपने हर दफा अपनी सालाना एजीएम करनी है। ईओजीएम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई रिक्वेस्ट आई हुई है तो फिर 90 दिन के अंदर करना लाजमी होगा। रिक्वेस्ट कैसे आती है भी उसके ऊपर भी बात करते हैं। ये मीटिंग कौन कॉल कर सकता है? स्टैट्यूटरी मीटिंग हमेशा डायरेक्टर्स कॉल करेंगे, एजीएम हमेशा डायरेक्टर कॉल करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग डायरेक्टर भी कॉल कर सकते हैं और मेंबर्स भी कॉल करवा सकते हैं। मैंने कर सकते नहीं बोला, करवा सकते हैं। अगर कहीं इतने लोग इकट्ठे हो जाएं जो मिलके 10% वोटिंग पावर रखते हैं, तो वो कंपनी के डायरेक्टर्स को रिक्वेजिशन दे सकते हैं, दरखास्त दे सकते हैं कि हमारी मीटिंग करवाए। इन लोगों को लॉ प्यार से रिक्वेजिशनिस्ट कहता है, जिन्होंने रिक्वेजिशन जमा कराई। अगर 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर वालों ने रिक्वेजिशन जमा कराई है तो 90 दिनों के अंदर अंदर मीटिंग कराना वाजिब है। अगर शुरू के 21 दिन गुजर जाएं और डायरेक्टर्स की तरफ से कोई एक्शन नजर ना आए तो ये रिक्वेजिशनिस्ट ये मीटिंग खुद भी कर सकते हैं, लेकिन नॉट इन फर्स्ट 21 डेज। उन्हें पहले वेट करना होगा डायरेक्टर्स के रिस्पॉन्स का। अगर 21 दिनों तक डायरेक्टर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स, नोटिस नहीं नजर आता तो ये रिक्वेजिशनिस्ट ये मीटिंग कर सकते हैं। इन एनी केस 90 दिन के अंदर अंदर ये मीटिंग हो जानी चाहिए डेट ऑफ रिक्वेजिशन से। 21 दिन गुजर गए, अब रिमेनिंग टाइम बच गया, उस दौरान ये मीटिंग हो जानी चाहिए। तो ये हमने तीनों मीटिंग्स की टाइमलाइन के ऊपर बात की। पर्पस क्या है? ईओजीएम का कोई भी पर्पस हो सकता है, एनी पर्पस, कोई भी इशू डिस्कस हो सकता है। एजीएम का पर्पस नॉर्मली ये 4 होते हैं। नॉर्मली ये 4 साल खत्म होता है तो आपके पास 3-4 बड़े काम होते हैं। नंबर 1, डिविडेंड कितना है, डिविडेंड इस साल होगा नहीं होगा, होगा तो कितना होगा। ऑडिटर्स हर साल सेलेक्ट हो रहे होते हैं। देन अकाउंट्स हर साल अप्रूवल वगैरह के लिए आते हैं कि अकाउंट्स वगैरह, और हर 3 साल में एक दफा डायरेक्टर का इलेक्शन होता है। ये 4 काम कॉमनली एजीएम में होते हैं और इन चारों को लॉ ने स्पेसिफिक एक जार्गन दिया है, ऑर्डिनरी बिजनेस। लॉ एजेंडा के लिए वर्ड बिजनेस इस्तेमाल करता है, तो इनको लॉ ने कहा है ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, यानी ऑर्डिनरी एजेंडाज हैं। तो एजीएम के अंदर कॉमनली ये 4 काम होते हैं। इन 4 के अलावा कुछ होगा तो वो कहलाएगा स्पेशल बिजनेस। तो कॉमनली ये 4 होते हैं। डन। ईओजीएम में कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हमें अभी तक जो नहीं समझ आया वो ये है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग क्यों हो रही है, बाकी तो सब समझ आ गया। स्टैट्यूटरी मीटिंग हो रही है एक रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए जिसका नाम है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। ईओजीएम हमें सारी बात समझ आ गई है, एजीएम हमें सारी बात समझ आ गई है। अब देखते हैं ये रिपोर्ट का मकसद क्या है। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी मीटिंग क्यों करनी पड़ती है? कंपनी बनी, इनकॉर्पोरेट हुई, प्रोस्पेक्टस इशू किया, लोग आए, धड़ाधड़ कैश दिया उन्होंने कंपनी को, और उसके बाद कंपनी साइलेंट मोड में चली गई।
मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैंने 2 लाख रुपया खर्च किया हुआ है और मुझे 4, 5, 6 महीने हो गए, पता ही नहीं लग रहा कंपनी में हो क्या रहा है, तो फिर मेरा ये राइट है कि कंपनी मुझे शुरू के 8-9 महीने में किसी टाइम पे बुलाए और कहे आओ तुम्हें बताएं कंपनी में हुआ क्या है, आओ तुम्हें वो राज बताएं जो अभी तक तुम्हें नहीं पता। तो कंपनी अपने सारे मेंबर्स को इनवाइट करती है उन 9 महीनों के दरमियान और उनको कहती है आओ हम बताएं जब से हम पैदा हुए तब से अब तक क्या कारहाय नुमाया असर अंजाम दिए गए। क्योंकि एजीएम तो बाद में होनी है, तो इस वक्त पहली दफा मिलना जरूरी है। ये तब होता है जब प्रोस्पेक्टस और इस तरह के मामलात हुए होते हैं। तो अब आप 100% मेंबर्स को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे आओ हम तुम्हें बताएं, और खुदा ना खास्ता अगर सारे आ गए तो इनकी मीटिंग नहीं हो सकेगी। 5-6 हज़ार बंदों को बुला लिया तो वो कहां पूरे आएंगे, और हर बंदा आएगा तो लाजमी एक्साइटेड है कि देखें तो सही हुआ क्या। और मीटिंग चली, मीटिंग में जनाब जैसी मीटिंग स्टार्ट हुई तो डायरेक्टर ने कहा है मैं आप सब लोगों को बताऊं, स्टेडियम में मीटिंग की होगी जाहिर है, 5-6 हज़ार लोग अगर आ गए, डायरेक्टर ने कहा है मैं आपको बताता हूँ, एक लंबा सा किताबचा उठाया और एक एक करके सारी बातें बताता रहा। 4.5 घंटे गुजर गए। उसके बाद जब उसने मेंबर से पूछा कोई सवाल, तो पीछे से आवाज आई खाना खदो खुलना है। मतलब वो जैसे आप लोग बीच में नहीं वो हाई टी का वो देख रहे होते हैं कि कब चाय वाला टाइम कब आ रहा है, और वो घड़ियों को बार बार देख रहे होते हैं। कुछ लोग तो पहले से जाके मलना शुरू कर देते हैं कि जी मैं पहले पहुंच जाऊं, और जो है बल्कि पता नहीं अब मुल्तान वालों को समोसे मिलते हैं या नहीं मिलते। आज से 1.5-2 साल पहले जो है एक और इवेंट हुआ था, उसमें मुल्तान वालों को अलग से समोसे मिलते थे, और गुजरांवाला वाले जो है ना इस चीज़ पे बड़े दुखी थे, उनको समोसे नहीं मिलते थे। तो उसके बाद आखिरी दिन गुजरांवाला के लोगों को समोसे मिले, मुल्तान वालों के साथ पता नहीं क्या हुई उस दिन, लेकिन गुजरांवाला तो पता नहीं। अब इस वक्त मुल्तान और गुजरांवाला अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप में से किसी को समोसे मिले हैं क्या? पता नहीं, शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंची या शायद सारे चले गए। देखो यहाँ कोई नज़र भी आ रहा है, मेरे पास तो स्क्रीन है। ओह इतनी छोटी स्क्रीन, बेचारे कनेक्ट भी हैं या नहीं? ठीक है, मिल गए समोसे तभी चले गए। तो उस वक्त वो बेचारे बहुत ज़्यादा कहते थे कि सर आप हमारे समोसों का बार बार जिक्र करें, आई के वाले हमें देना बंद ना कर दे, मुल्तान वाले। जी आवाज़ आई कहीं से? मेरे सामने भी स्क्रीन नहीं है, नहीं तो पता लग जाता है। ठीक है जी, अल्लाह करे मिल रहे हो। तो होता ही है कि एंड पे जब इतनी बड़ी तकरीर करेंगे, जैसे इतना बड़ा सेशन मैं करूंगा, तो एंड पे तो आप यही कहेंगे ना सर छुट्टी कब होनी है। तो अब ये मसला ख़राब हो गया, मेंबर भी सारे बुलाना ज़रूरी है, बातें भी सारी बताना ज़रूरी हैं, और इतनी लंबी मीटिंग करना भी आवाज़ आ रही है। और ये भी नहीं कर सकते जी रहने देते, मीटिंग नहीं करते। सोल्यूशन बड़ा प्यारा निकाला लॉ ने, उन्होंने कहा वो सारी बातें जो मीटिंग में करनी है ना एक रिपोर्ट में डाल दो। ये रिपोर्ट 21 दिन पहले, ये भी बेचारा परेशान हो गया, ये रिपोर्ट 21 दिन पहले आप नोट करें, ये 21 दिन पहले के साथ मैंने कुछ लिखा है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। 21 दिन पहले जब आपने नोटिस भेजना ना मीटिंग का कि ये मीटिंग होने जा रही है, उसके साथ ये रिपोर्ट भेज दें और लिख दें कि इस मीटिंग में एक ही एजेंडा है, इस रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। जब रिपोर्ट लोगों के पास घर पड़ी हुई होगी, लोग 3-4 दिन में उस रिपोर्ट को पढ़ भी लेंगे और उन्हें पता होगा कि मीटिंग में जाने का तभी फायदा है जब हमने इस पे बात करनी है। तो हर बंदे ने बात नहीं करनी होती, मुश्किल से 15-20 ऐसे लोग होंगे जिनकी क्यूरीज होंगी, वो मीटिंग में आएंगे, मीटिंग होगी, सबकी नुमाइंदगी भी हो गई, सबको इन्फॉर्मेशन भी पहुंच गई और कंपनी की मीटिंग भी आराम से हो गई। तो इसलिए हम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट इसमें भेजते हैं। अब स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या हैं वो आपको ऑब्वियसली याद करने पड़ेंगे, किस पे एप्लीकेबल है, किस टाइम पे, ये बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ये कंटेंट्स हैं, कितने शेयर्स अलॉट हुए, कितना कैश रिसीव हुआ था, अदर देन कैश जो आए थे वो कौन से एसेट्स थे, रिसीट एंड पेमेंट्स का एक मामला है 15 दिन का, यानी कि डेट ऑफ रिपोर्ट से पिछले 15 दिन तक की क्लोजिंग का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देना है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से शुरू हुआ, और आपको पता है ये अकाउंट एज एट होता है, किस दिन तक का बनाना है, रिपोर्ट से 15 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट अगर 20 तारीख की है तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस वक्त तक की क्लोजिंग का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हो सकता है, इससे पीछे नहीं हो सकता। तो पिछले 15 दिन तक का लेटेस्ट अप टू डेट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑडिट करवा के आपने मेंबर्स को भेजना है इसमें, ताकि मेंबर्स को पता लग जाए। फिर अगर कोई रिलेटेड पार्टी कमीशंस दिए गए वो बताएंगे, कंपनी के अफेयर्स कैसे चल रहे हैं, कंपनी के मामलात कैसे चल रहे हैं, वो सब इस रिपोर्ट में होगा। इस रिपोर्ट के साथ ऑडिटर की रिपोर्ट भी होगी जो बताएगी कि हाँ वाकई इतने पैसे आए थे, इतनी शेयर्स हुए थे, वगैरह वगैरह। यहाँ एक टेक्निकल वर्ड है अंडर राइटिंग, आपने उन्हें अंडर राइटिंग का भी बताना होता है अपने मेंबर्स को। अब अंडर राइटिंग कब होती है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है
ऑफर का, जब आप ऑफर करते हैं ना, कंपनी वाले ऑफर करते हैं प्रोस्पेक्टस के थ्रू, आओ और हमारे शेयर्स खरीद लो। अब कंपनी ने कहा हमारे 2 करोड़ के शेयर्स हैं, आओ अप्लाई करो और खरीद लो। क्या वाकई ही एग्जैक्टली 2 करोड़ की एप्लीकेशन आएंगी? ज्यादा भी आ सकती हैं, कम भी आ सकती हैं। अगर ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई तो हम जाते हैं बैलेटिंग की तरफ। 2 करोड़ कि आपने शेयर्स देने हैं और लोगों ने 2.5 करोड़ की अप्लाई कर दिया, आप कुरानदाजी कराते हैं और ऊपर के खुश नसीब 2 करोड़ लोगों को वो दे देते हैं। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो, आपने कहा 2 करोड़ और लोगों की तरफ से अप्लाई आ गया 1 करोड़ 80 लाख की एप्लीकेशन आई, अब बकाया 20 लाख, भाई कंपनी को 2 करोड़ चाहिए प्रोजेक्ट करने के लिए, तो ऐसा थोड़ी कि हम कहें अच्छा 20 लाख तुम अपने पल्ले से डाल लेना, अगर उसके पल्ले होते तो वो पब्लिक से क्यों मांग रही होती? तो वहां पे हम करते हैं अंडर राइटिंग अरेंजमेंट। अंडर राइटिंग किसी बैंक के साथ नॉर्मली एक अरेंजमेंट होता है कि जिसमें हम कहते हैं कि अगर हमारी सब्सक्रिप्शन पूरी ना हुई तो जितना गैप है वो शेयर्स आप खरीदेंगे। बैंक इस चीज का बड़ा हैवी कमीशन चार्ज करता है। अब अगर हमें सब जरूरत ना पड़े बैंक की, तो बैंक फिर भी कमीशन चार्ज करता है। वो कहता है मैंने आपके लिए पैसे साइड पर रखे हुए थे, बात सही है, उसके पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और अगर खरीद ले तो डबल कमीशन लेता है, अगर जरूरत पड़ जाए तो अंडर राइटिंग कमीशन तो लेता है, टेकअप कमीशन भी लेता है जब उसने बल्क में हमारे शेयर्स लिए। तो बैंक के लिए अरेंजमेंट हमेशा बड़ा मजेदार होता है कि वो कंपनियों को अंडर राइटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अब अगर अंडर राइटिंग का एग्रीमेंट था तो था या नहीं था, और था तो किस हद तक यूज हुआ और किस हद तक यूज नहीं हुआ। अब इस जुमले की तरफ आते हैं, मुश्किल सी अंग्रेजी, एक्सटेंट ऑफ कैरिंग आउट और नॉट कैरिंग आउट। हमने कैरी किया या नहीं किया, और किया तो कितना किया। एनी अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट विद रीजंस फॉर नॉट कैरिंग आउट, क्यों हमें जरूरत नहीं पड़ी, क्यों हम अंडर राइटिंग की तरफ नहीं गए। तो आपने बताना है हम अंडर राइटिंग की तरफ गए या नहीं गए, और गए तो हमने कितने परसेंट इस्तेमाल किया और कितने परसेंट हमें जरूरत नहीं पड़ी। तो ये जुमला नॉर्मली लोगों को तंग करता है, मेरा मकसद था कि हम इस जुमले पे थोड़ी सी बात कर लें। डन। कुछ छोटी मोटी और बातें इन्होंने कहा कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट फलाना फलाना साइन करेंगे, एक रिपोर्ट की कॉपी, ऑडिटर की रिपोर्ट की कॉपी, ये सब रजिस्ट्रार को भी हम जमा कराएंगे। इस मीटिंग में मेंबर्स कुछ भी डिस्कस करना चाहें कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, बट रेजोल्यूशन नहीं पास हो सकती। मेंबर्स इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा वाह भाई कंपनी तो बड़ी अच्छी जा रही है, हमें चाहिए कि हम फलाना बिल्डिंग खरीद लें। तो ठीक है, चेयरमैन कहेगा बहुत अच्छी सजेशन है, हम इस पर मीटिंग रखेंगे। तो मेंबर कहेगा ए की है, वो भी तो मीटिंग ही है ना जिसमें वो मौजूद है। तो कहेंगे ना, इस मीटिंग का एक एजेंडा था टू डिस्कस एंड अप्रूव स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। तो इस मीटिंग में डिस्कस जो मर्जी करे, बट अप्रूव कुछ नहीं होगा। अप्रूव होगा एक प्रॉपर मीटिंग में जिसके नोटिस में पहले से लिखा होगा हम इस एजेंडा आइटम पे इकट्ठे होंगे। तो इस मीटिंग का कॉमनली एक ही एजेंडा आइटम होता है। तो उसके अलावा डिस्कशन इज ओके, मतलब लॉ के अल्फाज है मेंबर्स आर एट लिबर्टी टू डिस्कस एनीथिंग। तो मैं नॉर्मली इसका तर्जुमा करता हूं कि मेंबर्स लिबर्टी में इकट्ठे हो चुके हुए हैं कुछ भी डिस्कस करने के लिए। मेंबर्स आर एट लिबर्टी टू डिस्कस एनीथिंग। तो मेंबर्स को पूरी इजाजत है कि वो जो मर्जी डिस्कस करना चाहें, बट रेजोल्यूशन सिर्फ उन्हीं मैटर्स की पास हो सकती है जो नोटिस में बताए थे। वरना जो उस मीटिंग में ना आया और बाद में उसे बताया कि हमने मीटिंग में फलाना चीज भी अप्रूव कर ली, ये ऐसे ही है जैसे मैं आपसे शेयर करूं कि आज हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे और जो हाजरीन आए हुए हों और एक बच्चा ये सोच के ना आए कि आज तो गैर जरूरी सा चैप्टर है, हाजरीन बैठे बैठे कहें सर ऐसे छोड़े वो वाला चैप्टर करा दें, तो जुल्म हो जाएगा उन लोगों के साथ जिनको नहीं पता कि ये होने लगा है। तो जो नोटिस में लिखा होता है उसके अलावा आप डिस्कस जरूर कर सकते हैं। अप्रूव वही होगा जो नोटिस में आपने एजेंडा आइटम लिखे थे। एजेंडा के लिए वर्ड क्या इस्तेमाल होता है? बिजनेस। चूंकि ये पहली मीटिंग है तो आप डायरेक्टर्स की एक लिस्ट अवेलेबल करके रखेंगे, ऑल द टाइम मीटिंग वो ओपन रहेगी, जो भी उसे जाके देखना चाहे इंस्पेक्ट करना चाहे कर सकता है। मीटिंग मुलतवी होना चाहे तो मुलतवी भी हो सकती है, ये मीटिंग वक्तन फवक्तन आगे शिफ्ट हो सकती है। नहीं पूरी हुई कार्रवाई कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि आप देर तक बैठे रहें, आप इसको आगे पे शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये वक्तन फवक्तन एडजर्न हो सकती है और एडजर्न मीटिंग में होने वाले डिसीजन वैसे ही वैलिड होते हैं जैसे ओरिजिनल मीटिंग के। ये वाली बात आगे एक और सेक्शन में हम पढ़ रहे होंगे। तो यहां तक हम लोगों ने तीनों तरह की मीटिंग्स को डिस्कस किया। एजीएम सारी बातें हो गई हैं, सिर्फ ये दरमियान वाली बात आपसे नहीं हुई। टाइमलाइन भी हमने डिस्कस कर ली है, नोटिस की बात भी कर ली है। लिस्टेड कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि टाउन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस में ही होगी उसकी मीटिंग, और अगर उन्हें समझ ना आ रहा हो कि ये टाउन है या पता नहीं क्या है तो उन्हें कहें और नियरेस्ट सिटी। नियरेस्ट सिटी कितने नियर को कहते हैं नहीं बताया लॉ ने। तो पहले ये लॉ में कंफ्यूजन होती थी कि वो कहते थे टाउन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, तो फिर हम लोगों ने एलिगेशन लगाई थी आईकेप के मेंबर्स ने कि ये टाउन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस समझ नहीं आता, तो उन्होंने कर दिया टाउन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस और नियरेस्ट सिटी। फिर हमने पूछा नियरेस्ट सिटी किसे कहते हैं, उन्होंने कहा ये हमें नहीं पता। तो बहरहाल आपके टाउन में
और अगर वो कोई छोटा कस्बा है तो जो नियरेस्ट शहर होगा वहां पे ये वाली मीटिंग होगी लिस्टेड कंपनी के केस में। देन लिस्टेड कंपनी के केस में 10% वोटिंग पावर रखने वालों के पास एक ऑप्शन और भी है। लिस्टेड कंपनी में पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे होते हैं। अब फर्ज करें लिस्टेड कंपनी जिसका रजिस्टर ऑफिस कराची में और वो अपनी एजीएम्स भी कराची में कराते हैं, लाहौर में फर्ज करें उनके 25% शेयर होल्डर्स हो, ये अगर इकट्ठे होकर कंपनी को टाइमली बता दें कि हम चाहते हैं कि टेलीवीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड करें, तो इनको इनके शहर में कंपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी और इनको टेलीवीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग में अटेंड करने की इजाजत दी जाएगी। ये ऐसे ही है जैसे हमारे आईकेएफ के बाकी सेंटर से लोग इस वक्त टेलीवीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमें ज्वाइन करके बैठे हुए हैं अगर हैं तो वो तो ये इस तरह से ये ऑप्शन होती है, ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल हो रही होती है। तो 10% लोग किसी भी शहर में इकट्ठे होकर अगर खप डाल दें तो उनको उनके शहर में वो मीटिंग अटेंड करने के लिए प्रॉपर इंतजाम करवाना कंपनी की जिम्मेदारी है और आपने अपने नोटिस में भी ये वाली बात लिखनी होती है। और ये पूरा सेक्शन एसएमसी पे अप्लाई नहीं करेगा। फिर ईओजीएम के ऊपर हमने सारी बातें पढ़ ली। 21 दिन का नोटिस, शॉर्टर नोटिस भी हो सकता है, डायरेक्टर्स कॉल करेंगे, रिक्विजिशनिस्ट फलाना फलाना, और जब ये मीटिंग होगी तो इस मीटिंग के जितने भी खर्चे हैं वो रिक्विजिशनिस्ट देंगे शुरू में और बाद में वो कंपनी से रिकवर करेंगे और कंपनी उन डायरेक्टर्स की रेम्युनरेशन में से निकाल के देगी जिन्होंने इनको इनकार किया था। ये तो हो गई मोटी मोटी डिस्कशन। अब हम करते हैं छोटी छोटी डिस्कशन। अब आगे छोटे छोटे से बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसको डिस्कस करते हैं। देखते हैं 10:06, 7, 10, 12, 15 मिनट तक हम कितना पढ़ पाते हैं। अवाम में घबराहट, अगर स्टैची मीटिंग टाइम पे ना हो, एजीएम टाइम पे ना हो या ईओजीएम टाइम पे ना हो, स्टैची मीटिंग का टाइम हमें पता है, एजीएम का टाइम पता है, ईओजीएम अगर 90 दिन के अंदर ना हो रही हो, वही वाला मामला, तो ये तीनों मीटिंग्स एसईसीपी भी करवा सकता है। और एसईसीपी अपनी कराई गई मीटिंग में जो मर्जी रूल रखे मेंबर्स पे मानना वाजिब होगा। इवन वो यहां तक कह सकता है कि अगर एक बंदा भी आ गया ना तो कोरम पूरा हो जाएगा। कोरम कहते हैं कि कितने लोग होंगे तो मीटिंग हो सकती है, वरना नहीं। तो एसईसीपी अपनी मीटिंग में जो मर्जी कहे कह सकता है। वो मीटिंग की कॉस्ट जिस मर्जी के जिम्मे डालना चाहे डाल सकता है। वही कह सकता है कि इस मीटिंग का खर्चा आपने फलाना फलाना लोगों से लेना है जिन्होंने गड़बड़ की थी। तो एसईसीपी भी मीटिंग्स करवा सकता है अगर कोई मीटिंग टाइम से नहीं हो रही। इससे कनेक्टेड एक बात है जो किताब में थोड़ा सा आगे करके लिखी हुई है, मैं इसको अभी डिस्कस करना चाहूंगा। अगर किसी भी मीटिंग की प्रोसीडिंग को इनवैलिड डिक्लेयर करवाना है तो 3 बातें आपने हमेशा जहन में रखनी है। 10% लोग, 30 डेज और अदालत। हमारे सिलेबस में 3 जगह ये बात आती है कि आपने अगर मीटिंग की कार्रवाई चैलेंज करनी हो, अगर इलेक्शन की कार्रवाई चैलेंज करनी हो डायरेक्टर के चैप्टर में, अगर शेयर होल्डर्स के राइट मुतासिर हुए उसको चैलेंज करना हो चैप्टर 14 में, और इसी तरह से अगर किसी भी मीटिंग को चैलेंज करना हो तो 3 बातें ध्यान में रखनी है। 30 दिन, 10% अदालत। 10% ऑफ द पीपल 30 दिनों के अंदर अगर अदालत में चले जाते हैं तो वो किसी भी मीटिंग की किसी भी कार्रवाई को कलअदम करार दिलवा सकते हैं। अदालत चाहे तो पूरी मीटिंग को कैंसिल कर दे और अदालत चाहे तो उसके सिलेक्टेड पोर्शन को कैंसिल कर दे और सिलेक्टेड को ओके कर दे। डन। छोटे छोटे सेक्शंस में नोटिस, जाहिर है हर मीटिंग का एक नोटिस देना है। नोटिस देना किसको है? ओरिजिनल बंदे को नोटिस देना है। अगर एक बंदा मर जाता है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस जाएगा। इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके ऑफिशियल असाइनी को नोटिस जाएगा। नोटिस कंपनी के डायरेक्टर्स को भी जाएगा, कंपनी के ऑडिटर्स को भी जाएगा। तो किसी भी मीटिंग का नोटिस होगा इन सारे लोगों को जाएगा। कैसे जाएगा? कई मोड्स हैं। आप फिजिकली भी दे सकते हैं एक्नॉलेजमेंट। एक छोटी कंपनी जिसमें 6 बंदे हैं, कंपनी सेक्रेटरी ने सबको नोटिस दिया और कहा साइन करके दे दें, तो आप फिजिकली भी दे सकते हैं गेस एक्नॉलेजमेंट। आप पोस्ट या कोरियर भी करवा सकते हैं, सादा खत से भी भेज सकते हैं और कोरियर से भी। आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी यूज कर सकते हैं। आज का जदीद जमाना, आप ईमेल से भी भेज सकते हैं नोटिस, आप व्हाट्सएप पे भी नोटिस भेज सकते हैं अगर वो उसको एक्सेप्ट कर ले। तो आज के दौर में, पुराने ज़माने में लिस्टेड कंपनियां तो बेचारी नोटिस पे ही करोड़ों रुपए लगा देती थी। अब नोटिस फिजिकली भेजना मैंडेटरी नहीं है, कंपनी की चॉइस है। आप हैंडओवर करना चाहें, आप कोरियर करना चाहें, या आप इलेक्ट्रॉनिक मीन यूज़ करना चाहें, और चौथा वही एनी अदर। इसके अलावा भी अगर कोई और हुआ तो वो उसके थ्रू हो सकता है। नोटिस में क्या बताएंगे? टाइम, प्लेस, इश्यूज क्या होंगे, कौन सी मीटिंग है, किस तरह से है, और अगर वो 10% वाली वो है लिस्टेड कंपनी है तो आप बताएंगे 10% लोगों के पास ये पावर भी है कि अगर वो मीटिंग कहीं और अटेंड करना चाहें तो वो अटेंड भी कर सकते हैं। अब हमने नोटिस भेजा और किसी मेंबर को नहीं पहुंचा गलती से, तो इसका ये मतलब नहीं कि मीटिंग गलत है। मीटिंग इनवैलिड नहीं होगी महज इस वजह से कि कुछ लोगों को नोटिस नहीं मिला। हाँ, अगर जिनको नोटिस नहीं मिला उन्होंने खप डाल दी और वो 10% हुए और उन्होंने 30 दिन के अंदर मीटिंग कैंसिल करवा दी, वो एक अलग चक्कर है। खुद ब खुद मीटिंग इनवैलिड नहीं होगी। इसके लिए वर्ड्स हैं एक्सीडेंटल ओमिशन टू गिव नोटिस
और नॉन रिसीट ऑफ नोटिस बाय एनी मेंबर शैल नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग एट एनी मीटिंग। तो ये हरकत किसी मीटिंग को खुद ब खुद इनवैलिडेट नहीं कर देगी। मीटिंग में लोग आना चाहें तो वो थ्रू वीडियो लिंक भी आ सकते हैं, पर्सनली भी आ सकते हैं और प्रॉक्सी के थ्रू भी आ सकते हैं। तो ये नोटिस से रिलेटेड हमने बात की। नोटिस में अगर स्पेशल बिजनेस हुआ तो फिर क्या मामला होगा? स्पेशल बिजनेस हमने पढ़े थे, ये 4 थे हमारे ऑर्डिनरी बिजनेस। कौन से 4? अकाउंट्स, डिविडेंड, ऑडिटर और डायरेक्टर्स का इलेक्शन। इन 4 के अलावा कोई सा भी 5वां बिजनेस होगा तो वो कहलाएगा स्पेशल बिजनेस। तो नोटिस में जब ऑर्डिनरी बिजनेस का जिक्र होगा तो नोटिस के साथ एक्स्ट्रा कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 4 सबको पता है इसका क्या मतलब है। लेकिन इन 4 के साथ फर्ज करें एक 5वां लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहां लिखा कि हम अकाउंट अप्रूव करेंगे, ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, और तीसरा लिख दिया हम बिल्डिंग परचेस करेंगे। क्या इतना जुमला काफी है? इससे समझ नहीं आ रहा? तो ऐसा नोटिस जिसमें कोई स्पेशल बिजनेस हो, स्पेशल बिजनेस किसे कहते हैं? उन 4 के अलावा कोई। तो स्पेशल बिजनेस के बारे में हम नोटिस के साथ एक स्टेटमेंट अटैच करेंगे जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, और उसमें बताएंगे कि ये कौन सी बिल्डिंग है, कौन से इलाके में है, कितने रुपए की है, क्यों खरीदना चाह रहे हैं, सारी डिटेल देंगे उसके बारे में। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हम चाह रहे हैं कि मेंबर्स मीटिंग में आके अप्रूव करें, तो ऐसा नहीं है कि मेंबर्स के सामने मीटिंग में इतना बड़ा डॉक्यूमेंट इकट्ठे रख दें। हम उनको बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट हमारे पास फलाना जगह पड़ा हुआ है, आप में से जो आके देखना चाहता है आके देख ले। तो अगर उसके साथ किसी भी किस्म का एनी आइटम ऑफ बिजनेस रिक्वायर अप्रूवल टू एनी डॉक्यूमेंट, तो टाइम और प्लेस वेयर द डॉक्यूमेंट में बी इंस्पेक्टेड आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा अपनी स्टेटमेंट में। तो जब भी आपके नोटिस में स्पेशल बिजनेस हो तो ये एडिशनल कार्रवाई है जो आपको करनी पड़ेगी। डन। ये सारे छोटे छोटे से सेक्शन है मीटिंग से रिलेटेड। चेयरमैन, मीटिंग को प्रिजाइड कौन करेगा? इसमें 3 लेवल होते हैं। लेवल 1 है बोर्ड का चेयरमैन। जो शख्स बोर्ड की मीटिंग को चेयर करता है वही मेंबर्स की मीटिंग को, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं मेंबर्स की मीटिंग की, जो बोर्ड की मीटिंग को चेयर करता है वही मेंबर्स की मीटिंग को चेयर करेगा। अब वो भाई साहब मौजूद नहीं है फर्ज करें मीटिंग के टाइम पे, या मौजूद हैं और गला खराब है, तबीयत खराब है, नीयत खराब है, नहीं मीटिंग करना चाह रहे, नहीं चेयर करना चाह रहे, ओके, सेकंड लेवल पे आ जाएंगे। जितने डायरेक्टर्स मीटिंग में बैठे हैं उनमें से कोई सिलेक्ट कर ले, अपने आप को ऑफर कर दे कि मैं बनना चाह रहा हूं, या डायरेक्टर्स खुद ही से तय कर लें कि फलाना डायरेक्टर तुम उठ के मीटिंग को चेयर करो। चेयर का मतलब चेयरमैन बनो, प्रिजाइड करो। जो चेयरमैन होता है ना वो बताता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बोल रहा मैं, चेयरमैन बोल रहा हूं। चेयरमैन वो शख्स होता है जो मीटिंग्स को हेड करता है, बस। कंपनी का हेड चीफ एग्जीक्यूटिव होता है जो कंपनी का ऑल एंड ऑल है। तो सेकंड लेवल क्या है? डायरेक्टर्स। अब अगर डायरेक्टर्स भी मौजूद ना हो या मौजूद हो और गला खराब है या नीयत खराब है, तो फिर मेंबर्स आपस में से खुद ही चूज करेंगे कि हम में से कौन चेयरमैन होना चाहिए। चेयरमैन जब तक सिलेक्ट नहीं होगा तब तक मीटिंग शुरू नहीं होगी। तो मीटिंग को शुरू करने के लिए यू नीड अ चेयरमैन, और सबसे पहला ओरिजिनल चेयरमैन जो डायरेक्टर्स का होता है वही खुद ब खुद वो नहीं है या किसी वजह से नहीं वो सर्विसेज देना चाह रहा तो डायरेक्टर्स, और वो नहीं है या किसी वजह से सर्विस नहीं दे रहे तो मेंबर। तो ये 3 अलग अलग लेवल है जो हमारे जहन में होने चाहिए। ये सेक्शन बड़े अरसे बाद किताब में उन्होंने डाला है, बड़े अरसे तक ये किताब से गायब रहा है, सवाल इस पे आए हुए हैं लेकिन ये सेक्शन गायब हुआ था। कोरम, छोटी छोटी सी बातों को हम डिस्कस कर रहे हैं। कोरम कैसे कहते हैं? कम से कम इतने लोग होंगे तो मीटिंग होगी, वरना मीटिंग नहीं होगी। तो ऐसे में लिस्टेड कंपनी, बाकी कंपनी, दोनों जगह पे कोरम का फर्क है। लिस्टेड कंपनी में हम कहते हैं तादाद कम से कम 10 मेंबर्स, 10 मेंबर्स जो कि पर्सनली प्रेजेंट हों या थ्रू वीडियो लिंक, और उनके पास 25% वोटिंग पावर हो, चाहे खुद की हो चाहे प्रॉक्सी की। मीटिंग करवाने के लिए लिस्टेड कंपनी में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? तादाद में 10। मैं से कहता हूं ऐसे लोग जिनको हम उंगली पे गिन सकें, 1 2 3 4 5 6, और फिर आपने टेलीवीडियो कॉन्फ्रेंस में जाके देखा 7 8 9 10, जो फिजिकली आए हुए हैं और जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। तादाद कम से कम 10 होनी चाहिए, और इन लोगों की पावर, वोटिंग पावर कम से कम 25% होनी चाहिए। उसमें भले ये इनकी खुद की है या प्रॉक्सियों की मिला मलूक है। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं कि 100 बंदे आ गए मीटिंग में और 13% वोटिंग पावर है, कोरम पूरा नहीं हुआ। हालांकि 100 बंदे आ गए, वोटिंग पावर पूरी नहीं है। अच्छा, 40% वोटिंग पावर और 6 बंदे आए तो भी कोरम पूरा नहीं है। दोनों चीजें पूरी होनी चाहिए, तादाद में भी कम से कम 10 और वोटिंग पावर भी कम से कम 25%। तादाद की काउंटिंग में फिजिकल और टेलीवीडियो वाले काउंट हो रहे हैं,
वोटिंग पावर में ये सारे लोगों की वोटिंग पावर प्लस जिन्होंने घर से अपने अपने प्रॉक्सी भेजे हैं, वो नहीं आ सकते थे, अपनी जगह किसी और को भेजा, उन सबकी वोटिंग पावर काउंट होगी। लिस्टेड और अदर में थोड़ा सा फर्क है, अदर में यही चीज 10 के बजाय 2 हो जाती है, बाकी सारी चीजें उसी तरह से हैविंग शेयर कैपिटल में। और जिस कंपनी में शेयर कैपिटल ही ना हो, आर्टिकल्स में आप लिख देंगे कि हमारा कोरम कितना है, और ये मिनिमम कोरम है। आप इससे ज्यादा रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, लेकिन आप इससे नीचे नहीं जा सकते। अब कोरम मौजूद नहीं है तो क्या होगा भाई, पाकिस्तान है, लोग टाइम पे थोड़ी आते हैं सारे, तो मीटिंग के स्टार्टिंग टाइम के आधे घंटे तक वेट करेंगे कोरम पूरा होने का। अगर आधे घंटे तक कोरम पूरा हो गया तो मीटिंग शुरू हो जाएगी। अगर कोरम पूरा नहीं हुआ तो फिर देखेंगे कि मीटिंग है कौन सी वाली। वो फरमाइशी प्रोग्राम जो था लोगों का, जिन्होंने कहा था हम चाहते हैं मीटिंग हो, रिक्विजिशनिस्ट, उनकी मीटिंग है या कोई और मीटिंग है? अगर तो उनकी मीटिंग है तो अभी बंद कर दो, खत्म कर दो। भाई फरमाइशी प्रोग्राम वालों ने कहा बड़ी जरूरी मीटिंग है और कोरम ही नहीं पूरा हुआ, इतना थका हुआ एजेंडा था, तो वो मीटिंग तो उसी वक्त फौत। और अगर ये कोई और रेगुलर मीटिंग थी जो डायरेक्टर वगैरह ने कॉल की और कोरम पूरा नहीं हुआ, तो ठीक 1 हफ्ते बाद उसी जगह, उसी टाइम, उसी दिन दोबारा शिफ्ट हो जाएगी। बुध वाले दिन दोपहर 4 बजे कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे अगर मीटिंग हो रही थी, तो अगले बुध वाले दिन दोपहर 4 बजे कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे ये मीटिंग दोबारा होगी। अब आप भी बड़े शरारती हैं, आप सोच रहे होंगे अगर अभी भी कोरम पूरा ना हो फिर आधा घंटा इंतजार करेंगे। अब अगर कोई से 2 बंदे आ गए ना, जितनी मर्जी वोटिंग पावर के साथ, मुलाकात के लिए कितने बंदे चाहिए? 2। तो लॉ कहेगा बस कोरम पूरा हो गया, बस तुम 2 जो कह दोगे वो 100% फैसला माना जाएगा। तो कम से कम 2 बंदे भी आ गए तो मीटिंग का कोरम पूरा हो जाएगा। तब होगा जब हमने एक दफा मीटिंग को एडजर्न किया होगा और 1 हफ्ते बाद दोबारा वेट किया होगा, तो उसके बाद 2 बंदे भी आ गए, तो चाहे वो लिस्टेड कंपनी है चाहे वो अदर कंपनी है, वोटिंग पावर चाहे उनकी 1% है चाहे 100% है, हम कहेंगे कोरम पूरा हो गया। सिर्फ एक सूरत में कैंसिल हो रही है मीटिंग, रिक्विजिशनिस्ट ने बुलवाई हो अगर मीटिंग, याद है फरमाइशी प्रोग्राम पे जो लोगों ने कहा था मीटिंग होनी चाहिए और फिर इतने लोग ही नहीं आए कि पता लगे कि एक सीरियस एजेंडा था, कोरम हमें समझ आया। मीटिंग में वोटिंग किस तरह से होती है? 2 मशहूर ज़माना तरीके हैं, शो ऑफ हैंड और पोल। अब कुछ कंपनियों में शेयर कैपिटल होता है, कुछ में नहीं होता। जिनमें शेयर कैपिटल होता है वहां तो हर बंदे के पास जितने रुपए के शेयर होते हैं उसको उतने वोट मिल जाते हैं, और जिन कंपनियों में शेयर कैपिटल नहीं होता उसमें सबके सब बराबर होते हैं, जिसमें शेयर कैपिटल नहीं होता। अब 2 मेन तरीके हैं, एक शो ऑफ हैंड और एक पोल। शो ऑफ हैंड में इंसान गिने जाते हैं, पोल में इंसान तोले जाते हैं। यानी शो ऑफ हैंड में हम तादाद काउंट करते हैं, वैल्यू पर्सन की काउंट नहीं करते, जबकि पोल में हम देखते हैं कि ये है कितनी वर्थ का बंदा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि हाँ भाई कितने लोग चाहते हैं कि बस लेक्चर खत्म कर लें, तो फौरन से आप में से 80% लोग हाथ खड़े कर देंगे। तो तादाद को मैं अगर गिनूंगा तो आपकी बात माननी पड़ेगी, मैं कहूंगा ना ना शो ऑफ हैंड तो गलत है, मैं सीरियस बच्चों को काउंट करूंगा। तो मैं कहूं जो बच्चे सीरियस हैं उनके पास 10 टाइम्स पावर है और जो नॉन सीरियस है उनके पास 1 टाइम पावर है। और पता लगे 18 बच्चे जिन्होंने हाथ खड़े ना किए हों, वो उनको मैं कहूं इनके पास 90% पावर है, तो मैंने जब तोला तो मुझे लगा ये ज्यादा अहम लोग हैं। तो मीटिंग में भी भाई 3 लोग हैं उनके पास 90% वोटिंग पावर है, और जैसे ही चेयरमैन ने कहा हाँ भाई मीटिंग आगे मुलतवी करें, 50 में से 47 हाथ खड़े हो गए। भाई वो जो आए शौकिया तौर पे मीटिंग में थे, जो सिर्फ सेल्फियां लेने मीटिंग में आए थे, अटेंडिंग द कॉर्पोरेट मीटिंग ऑफ फलाना, एक शेयर खरीदा हुआ था और उसके बाद अपने दोस्तों के सामने शौकिया मार रहे थे। अब वो लोग तो 47 हैं और 3 हैं ये लोग 90% वाले, शो ऑफ हैंड करेंगे तो 47 लोग हाथ खड़ा कर देंगे, मीटिंग खत्म करो। तो अगर ये 3 लोग उलझ के कहें ये क्या बात हुई, हम पोल डिमांड करते हैं। 10% से ऊपर लोग अगर कहते हैं 10% या उससे ज्यादा कि पोल करना है, तो फिर पोल करना पड़ेगा। पोल में फिर ये नहीं होगा कि तादाद में कितने हैं, पोल में वोटिंग पावर काउंट होगी कि कौन बड़ा मेंबर और कौन छोटा मेंबर। तो कॉमनली जो सबसे पहला रूल होता है, वोटिंग इज नॉर्मली डन बाय शो ऑफ हैंड, क्योंकि शो ऑफ हैंड फास्ट है। आपने कहा हाथ खड़े करें, लोगों ने हाथ खड़े किए, फौरन से गिने, 5 मिनट में फैसला हो गया। पोल में क्या होगा, हर बंदे के पास एक कागज आएगा, कागज पे अपना नाम लिखेगा, अपना मेंबरशिप नंबर लिखेगा, अपना डिसीजन लिखेगा, उसको बंद करेगा, शीशे के एक डब्बे में डालेगा, बाद में उनको खोला जाएगा, गिना जाएगा, ऑडिट किया जाएगा कि किसी ने गलत तो नहीं लिखा, और उसके बाद फैसला आएगा। ये तो 1.5 घंटे का प्रोसेस है। तो कॉमनली हम शो ऑफ हैंड की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर शो ऑफ हैंड में बहुत ज्यादा अजीबोगरीब सा मामला हो या चंद लोग बिल्कुल अड़ जाएंगे नहीं अब तो पोल होना है, तो फिर हम पोल की तरफ जा रहे होते हैं। तो शो ऑफ हैंड से हम पहले डिसीजन लेंगे, लेकिन उसका डिसीजन आने के बाद या आने से इमीडिएट पहले अगर पोल डिमांड हो जाए तो फिर हम पोल की तरफ जाएंगे। पोल में
आपकी वोटिंग पावर भी काउंट होगी और जो घर बैठे प्रॉक्सी जिन्होंने अपने खत भेजे थे, जिन्होंने अपना आपको नुमाइंदा बनाया था, उनकी वोटिंग पावर भी काउंट होगी। पोल का प्रोसेस क्या है, किस वक्त पोल लिया जाता है? दो चीजों में पोल आपको अभी के भी करना पड़ेगा, बाकी जगह चूंकि पोल टाइम टेकिंग प्रोसेस है, चेयरमैन की मर्जी आज करे, चेयरमैन की मर्जी अगले 14 दिन में कोई भी टाइम दे दे। भाई मीटिंग तो वक्तन फवक्तन मुलतवी होती रहती है, तो हो सकता है चेयरमैन कहे जी इस वक्त कम टाइम है, काम करते हैं, ये एजेंडा उठा के कल के लेक्चर में डाल देते हैं। और अगर टाइम बहुत ज्यादा हो या सीरियसनेस बहुत ज्यादा हो तो हम कहेंगे नहीं, ये तो अभी की अभी करने वाला है। दो काम अभी के अभी करने पड़ेंगे, उन पे लॉ ने इख्तियार ही नहीं दिया कंपनी को। उन्होंने कहा अगर इशू है इलेक्शन ऑफ चेयरमैन का तो उस पर पोल अभी के अभी होगा, क्योंकि चेयरमैन ना हुआ तो मीटिंग हो ही नहीं सकती। और दूसरा एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग, मीटिंग एंड के करीब पहुंची है और अचानक से झगड़ा ये बना है कि मीटिंग एडजर्न हो या ना हो। कुछ लोगों ने पोल डिमांड कर दिया, क्या चेयरमैन ये कहता अच्छा लगेगा, एक काम करते हैं एक हफ्ते बाद आपका ये पोल रखते हैं कि ये मीटिंग एक हफ्ते बाद होनी चाहिए या नहीं। तो मीटिंग को एडजर्न करने का डिसीजन या इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, ये दो इमीडिएटली होंगे, ये एक्सेप्शन है नॉर्मल रूल के, इसमें नो एडजर्नमेंट। बाकी जगह आपके पास 14 दिन है, जिस दिन पोल डिमांड हुआ उसके 14 दिनों के अंदर अंदर जो आपको ठीक लगे आप उसको कर सकते हैं। तो चेयरमैन और एक नुमाइंदा जिन्होंने पोल डिमांड किया था वो मिलकर स्क्रूटनाइज करेंगे और उसकी बेस पे फैसला होगा कि इस वोटिंग का क्या रिजल्ट निकला। और वाकई आप लोगों ने अब 10 बजे तक सब्र किया है तो मैं आप लोगों को वाकई मजीद अजियत ना दूं, कोई बात नहीं, हमारा कहीं भी थोड़ा सा बच गया तो हम किसी भी और टाइम पे उसको कवर कर लेंगे दोबारा, तो घबराना नहीं है। ठीक है जी, मेरे ख्याल में इससे पहले कि आप लोग जो है वाकई आवाज़ार हो जाए तो यहाँ पे हम एडजर्न करते हैं अपनी मीटिंग और कल यहीं से दोबारा अपनी मीटिंग का आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह। रेजोल्यूशन, मीटिंग्स और इस तरह की बातें, मीटिंग के मिनट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब ऐसे में एक सेक्शन थोड़ा सा पहले हमें आगे से देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद थोड़ा पीछे आते हैं। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स थ्रू सर्कुलेशन, इसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो वो वाली बात जरा ज्यादा समझ आएगी। ये जो छोटी कंपनी है ना, छोटी कंपनी कैसे कहते हैं, प्राइवेट कंपनी, छोटी से मुराद पैसों वाली छोटी नहीं, मेंबर्स के हिसाब से। प्राइवेट कंपनी के ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 50। और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जो 50 से कम की हो, तो इन दोनों को मैं कहूंगा ये कम मेंबर्स वाली कंपनी है। ये कंपनियां जिनके कम मेंबर्स हैं, कई दफा ये अपनी मीटिंग्स नहीं करती, लॉ ने इनको एक ऑप्शन दी हुई है। वो ऑप्शन ये है कि आप रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन कर सकते हैं। सर्कुलेशन मतलब आप सर्कुलेट करके कर सकते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, जिस इशू पे मेंबर्स की अप्रूवल लेनी है, बजाय इसके कि मेंबर्स को बुलाए, वो एक कागज पे लिखेगा ये इशू है, इस इशू पे आपका वोट हाँ है या ना है। ये खत लिख के इसकी फर्ज करें 26 मेंबर्स हैं, 26 कॉपीज करा के 26 मेंबर्स के घर भेज देगा। मेंबर्स उस खत को देखेंगे, उस खत के जवाब में हाँ या ना में रिप्लाई करेंगे। सेक्रेटरी को सारे जवाब मौसूल होंगे, वो देखेगा, वो कहेगा जी 26 खत भेजे थे, इनमें से 20 लोगों ने यस कहा और 6 लोगों ने नो कहा, लो जी रेजोल्यूशन अप्रूव हो गई। एक ऐसी रेजोल्यूशन जिसमें मेंबर्स एक दूसरे के सामने भी नहीं आए, मीटिंग का माहौल भी नहीं हुआ, लोगों ने खतों पे जवाब दे दिया, दिस इज अलाउड। ये छोटी कंपनियों में अलाउड है। 50 या उससे कम मेंबर्स वाली, यानी कि प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसमें इतने मेंबर्स हैं, तो वहां रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन हो सकती है। अब ये फैसला उतना ही वैलिड होता है जितना एक जेन्युइन मीटिंग में हुआ हुआ फैसला होता है। लेकिन मसला है कि मीटिंग की तो कार्रवाई रिकॉर्ड हो रही होती है सारी, इसका क्या करें, आने वाली मीटिंग के मिनट्स के साथ इस रिकॉर्ड को जोड़ दिया जाता है और फिर कंपनी ने मीटिंग के मिनट्स के साथ इस रिकॉर्ड को भी संभाल के रखना होता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट के खतों के जरिए भी आप रेजोल्यूशन को अप्रूव करवा सकते हैं। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं उस सेक्शन की तरफ जहां पे हम ऑलरेडी खड़े हुए थे। अब पहला जुमला ध्यान से पढ़ना, ये जुमला लोगों को कंफ्यूज करता है, टेंशन नहीं लेनी। एवरी कंपनी शेल कीप रिकॉर्ड ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर्स पास्ड अदरवाइज देन एट जनरल मीटिंग। जो मीटिंग से हटके रेजोल्यूशन हुई हैं उनके रिकॉर्ड, कौन सी वाली भला, ये जो थ्रू सर्कुलेशन हुई है। और क्या संभाल के रखना है, मिनट्स ऑफ ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ जनरल मीटिंग। तो जितनी मीटिंग हुई है उनके मिनट संभाल के रखने हैं, और जो मीटिंग्स नहीं हुई, जो थ्रू सर्कुलेशन या किसी और तरीके से अप्रूव हो गई हैं, तो उनके रेजोल्यूशन के रिकॉर्ड्स। तो हर कंपनी ने दो तरह की चीजें संभालनी है, मीटिंग के मिनट्स और जो मीटिंग के अलावा फैसले हुए हैं उनके रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। तो ये दोनों तरह के रिकॉर्ड इन सेक्शन ने डील किए हैं। डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स, मैं दोबारा वाज़े वाशगाफ अल्फाज में ऐलान कर दूं,
डायरेक्टर्स की मीटिंग, मैंने आपको कहा था इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक दफा जिक्र आएगा, बस ये पहला और आखिरी जिक्र है। डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स डायरेक्टर्स को 14 डेज में मिल जाएंगे। बस इस पूरे चैप्टर में कहीं भी डायरेक्टर्स की मीटिंग का जिक्र नहीं है और ना हम दोबारा करने जा रहे हैं। तो डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स डायरेक्टर्स को 14 डेज में मिल जाएंगे, लेकिन जो मेंबर्स की मीटिंग के मिनट्स हैं मेंबर्स को फ्री नहीं मिलेंगे। हाँ, कोई मेंबर अप्लाई करना चाहे तो उसको मिल जाएंगे पैसे देके। अब ये क्या बात हुई, मेंबर्स अगर कंपनी के मेंबर्स हैं तो मीटिंग के रिकॉर्ड्स तो देख सके। उन्होंने कहा दो चीजें हैं, एक तो हम एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में और डेली 2 घंटे के लिए अवेलेबल होगा। जो कंपनी आके देखना चाहे कि किस मीटिंग में क्या हुआ था, हम उसको रिकॉर्ड दिखा देंगे। लेकिन जो कहे मुझे एक मीटिंग के ऑथेंटिक मिनट्स चाहिए, उसको अप्लाई करना पड़ेगा कंपनी को और कंपनी उसको फिर मिनट्स फॉरवर्ड कर देगी। मीटिंग होने के अगले 7 दिन तक कोई अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि मिनट्स लिखने में भी टाइम लगना है, अप्रूव होने में भी टाइम लगना है। और जब वो अप्लाई करेगा उसकी एप्लीकेशन के 7 दिनों के अंदर अंदर वो वाले जो मिनट्स हैं उसे मिल जाने चाहिए एट पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फी। तो कंपनी में आके रिकॉर्ड्स देखना फ्री है, कंपनी से कॉपी मांगने के अगेंस्ट थोड़े से पैसे होंगे, वो पैसे देके वो कंपनी से वो रिकॉर्ड्स मांग के देख सकता है और वो अपने पास रख सकता है। सवाल ये कि साइन कौन करेगा मिनट्स को, उस मीटिंग का चेयरमैन भी साइन कर सकता है जिसमें हुआ है वो सारी कार्रवाई, आने वाली मीटिंग का चेयरमैन भी उसे साइन कर सकता है। अब किताब में नहीं लिखा, जस्ट प्रैक्टिकली आपको बता दूं, अगर एक मीटिंग से अगली मीटिंग तक दरमियान में कोई आ जाता है मिनट्स लेने के लिए ना, तो फिर पिछली मीटिंग का चेयरमैन साइन करके दे देता है उसे। और अगर अगली मीटिंग तक कोई नहीं आया तो अगली मीटिंग में चेयरमैन सबसे पहले क्या करता है, पिछली मीटिंग के मिनट्स पढ़ के सुनाता है। शायद बीसी में कभी आपने पढ़े हो मिनट्स, तो पहले पिछली मीटिंग के मिनट्स पढ़ के सुनाए जाते हैं, सारे मेंबर सामने बैठ के कहते हैं हाँ हाँ ऐसे ही हुआ था, या अगर कोई एतराज होता है तो वो कहते हैं ये वाला जुमला ऐसे था, वो उसको करेक्ट करते हैं और उस मीटिंग का चेयरमैन जो अगली मीटिंग है वो उसको अप्रूव कर देता है। तो मीटिंग, आने वाली मीटिंग का चेयरमैन या मौजूदा मीटिंग का चेयरमैन, इनमें से कोई भी अप्रूव कर सकता है। और मैंने प्रैक्टिकली बता दिया कि कब क्या होता है और कब क्या होता है। मिनट्स वाली बात समझ आई? मिनट्स की रिकॉर्ड आपने संभाल के रखने हैं 20 साल। अभी तक बाकी सारे रिकॉर्ड्स थे 10 साल, ये रिकॉर्ड्स 20 साल तक संभाल के रखने हैं। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हमेशा संभाल के रखने हैं। हमेशा का मतलब है कंपनी के मरने से पहले पहले तक। अगर कंपनी खत्म हो गई फिर तो सब कुछ ही खत्म हो गया। तो कंपनी ने परमानेंटली संभाल के रखने हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में, और जो फिजिकल मोड में रिकॉर्ड है वो आपने 20 साल तक संभाल के रखने हैं। डन। तो ये ओवरऑल डिस्कशन है हमारी इसके ऊपर कि मीटिंग के मिनट्स के हैं और किस तरह से हैं। थोड़ा सा आगे चलें तो एक बड़ा मजे का सिनेरियो आता है प्रॉक्सी। एक मेंबर जो मीटिंग में नहीं आ सका वो क्या करता है, अपनी जगह एक नुमाइंदे को भेज देता है, तुम जाओ मेरी जगह वोटिंग कर देना। अब सवाल ये कि क्या जिसको भेज रहा है उसका मेंबर होना शर्त है? जवाब ये है कि आर्टिकल्स में डिफाइंड होना चाहिए। अगर आर्टिकल्स में लिखा है तो एक नॉन मेंबर भी प्रॉक्सी बन सकता है, अदरवाइज नॉर्मली मेंबर का प्रॉक्सी मेंबर ही होता है। अगर एक शख्स किसी को अपनी जगह प्रॉक्सी बना के भेजे तो वो शख्स इसकी जगह जाके वोटिंग कर सकता है, हर वो राइट इस्तेमाल कर सकता है जिसके पास है। किसी को प्रॉक्सी बनाने का तरीका क्या, आप एक कागज पे लिख के देते हैं तो मेरी पावर ले जाके इस्तेमाल कर लो। ये कागज एक ऑफिशियल फॉर्मेट पे होता है, आपके टेबल ए में भी इसका फॉर्मेट दिया हुआ होता है, और इसके अलावा कंपनी जब मेंबर्स को नोटिस भेजती है तो नोटिस के साथ अटैच करके भेजती है फॉर्मेट। तो जिसको नोटिस मिला उसने कहा मीटिंग बड़ी जरूरी है, जाना भी जरूरी है, लेकिन मैं उस दिन किसी और शहर में हूंगा, तो वो फौरन से उसको टीयर ऑफ करेगा और वहां ऑथराइज कर देगा अपने किसी फ्रेंड को जिसका मेंबर होना शर्त है, लेकिन अगर आर्टिकल्स में लिखा हो तो नॉन मेंबर भी हो सकता है। वो ऑथराइज करेगा और कंपनी को रवाना कर देगा ये कागज। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी यानी फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी कंपनी को मीटिंग के स्केड्यूल टाइम से कम 48 घंटे पहले मिल जाना चाहिए। कंपनी के पास कम से कम 48 आवर्स हो वर्किंग जो उसकी प्रोसेसिंग कर सके। तो मीटिंग अगर शाम 4 बजे है बुध वाले दिन, तो मंडे को शाम 4 से पीछे तक कंपनी को फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी मिल जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो वो बंदा ऑफिशियली उस मीटिंग में एज अ प्रॉक्सी आ सकता है। अगर एक बंदे ने एक फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी भेजा और बाद में किसी दूसरे का फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी भी भेज दिया तो दोनों ही इनवैलिड हो जाएंगे। एक बंदे का एक से ज्यादा प्रॉक्सी नहीं हो सकता, और अगर ऐसा करेगा तो सबके सभी फारेग। तो फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी और वो सारी चीजें जो है वो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। मीटिंग में जब भी वो प्रॉक्सी आएगा नॉर्मली वो अपना एनआईसी साथ लेके आएगा। अगर कोई इंस्पेक्ट करना चाहे तो उसके एनआईसी को साथ देख सकता है, और उस प्रॉक्सी के पास वो सारे राइट्स हैं जो मेंबर के पास मीटिंग करते हुए हैं। तो ये मेंबर ये प्रॉक्सी उस मेंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, प्रॉक्सी काउंट होगा या नहीं होगा? याद है हमने कुरम में कहा था एक गिनती होती है और एक वोटिंग पावर होती है। प्रॉक्सी वोटिंग पावर में हमेशा काउंट होगा और गिनती में हमेशा काउंट नहीं होगा, ये जहन में रखना है।
वोटिंग पावर में हमेशा काउंट होगा और गिनती में कभी भी काउंट नहीं होगा। क्यों? गिनती होगी लोगों की के सामने कितने लोग बैठे हैं, और कोरम में हमने कहा था कितने मेंबर्स बैठे हैं। अब फर्ज करें एक प्रॉक्सी ने अपनी जगह एक शख्स ने अपनी जगह नॉन मेंबर भेज दिया, तो जब नॉन मेंबर मीटिंग में आया होगा तो वो तो गिनती में वैसे ही नहीं आएगा, तो जो घर बैठा मेंबर है वो काउंट नहीं हुआ, क्योंकि सामने वाला जो शख्स है वो मेंबर नहीं है। फर्ज करें उसने अपनी जगह किसी और मेंबर को ऑथराइज कर दिया, तो जब हम गिनती गिन रहे होंगे तो वो मेंबर जो खुद भी मेंबर है और किसी और मेंबर का नुमाइंदा भी है, उसने तो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में काउंट होना है, तो अगेन घर बैठा मेंबर काउंट नहीं हुआ। इसका मतलब है घर बैठा शख्स अपना अगर किसी को प्रॉक्सी बना के भेजेगा तो कभी भी फिजिकल तादाद में काउंट नहीं होगा, लेकिन वोटिंग पावर में वो हमेशा काउंट होगा। उम्मीद करता हूं आपको लॉजिक समझ आ गई होगी। प्रॉक्सी के बाद रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट होता है। आसान अल्फाज में इंसान का इंसान नुमाइंदा प्रॉक्सी होता है, इदारे का इंसान नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव होता है। यानी अगर कोई मेंबर अपनी जगह किसी और को भेज रहा है तो वो प्रॉक्सी है। अगर कोई कंपनी हमारी मेंबर है, अगर गवर्नमेंट हमारी मेंबर है, या कोई क्रेडिटर हमारी मीटिंग में आना चाहता है जिसको किसी वजह से मीटिंग में आना है, ये लोग किसी भी शख्स को ऑथराइज कर सकते हैं। उस शख्स का कंपनी का मेंबर होना शर्त नहीं है, उस शख्स का उनका एम्प्लॉय होना भी शर्त नहीं है। किसी भी शख्स को वो ऑथराइज करके कंपनी की मीटिंग में भेज सकते हैं। अब अगर फेडरल गवर्नमेंट मेंबर है 30% शेयर्स की, और वो एक इंसान को भेज देती है कि आपने जाके मीटिंग अटेंड करनी है, तो वो इंसान एक सिंगल मेंबर काउंट होगा जिसके पास 30% वोटिंग पावर है। तो एक कंपनी जो दूसरे कंपनी की मेंबर हो वो अपनी जगह दूसरे को भेज सकते हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो भी अपनी जगह किसी को भेज सकते हैं। तो जो अपनी जगह कोई इदारा दूसरे को भेजे इंसान को, तो वो कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव। दोबारा सुन ले, इंसान का इंसान नुमाइंदा प्रॉक्सी है, इदारे का इंसान नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव है। प्रॉक्सी वोटिंग पावर इस्तेमाल कर सकता है, इन पर्सन काउंट नहीं होता। ये नुमाइंदा इन पर्सन भी काउंट होगा और वोटिंग पावर भी काउंट करवाएगा। इस नुमाइंदे के पास इतने इख्तियार आते हैं कि लॉ ने कहा कि जस्ट लाइक मेंबर्स के पास सारे इख्तियार आते हैं, और जो गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, लॉ तो इतना जज्बाती हो गया, उन्होंने कहा वो नुमाइंदा प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है आगे से, उसके पास इस हद तक इख्तियार मौजूद है। तो यहां पे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसमें हमने बात की रिप्रेजेंटेशन की। क्या रिप्रेजेंटेशन वाली बात समझ आई? अच्छा, दो अनाउंसमेंट्स, एक तो ये हैंडआउट कमेंट्स में ऐड हुए हैं, दूसरा कुछ स्टूडेंट्स ने बाहर मुझे कहा कि सर वो कुछ अगर एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए हो तो क्या इसके ऊपर कोई वर्किंग है? तो इसके ऊपर हमारी टीम ने काफी कंप्रीहेंसिव वर्किंग की हुई है। कोई 1500 प्लस एमसीक्यूज का एक डॉक्यूमेंट है जिसका लिंक अटैच कर दिया गया है, जिसका लिंक कमेंट में डाल दिया गया है। पिन कमेंट में लिंक डला हुआ है, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो 1500 एमसीक्यूज की एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। कोई भी चैप्टर करने के बाद आप उसकी तूफानी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट वहां पे अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जी, एक और अनाउंसमेंट भी है। हम डेली जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड एक टेस्ट और उसका सोल्यूशन भी वहां अपलोड हुआ है। अगर आप किसी भी वक्त तैयारी करते हुए अपने आप को सेल्फ असेस करना चाहें तो डेली हमने जो 5 दिन बनाए हैं, 5 दिन के टेस्ट और सोल्यूशन। कोई बच्चों ने कहा था सर इसमें टेस्ट होगा, तो जाहिर है इसमें तो पैन पाकिस्तान इन्वॉल्व है, हम टेस्टिंग नहीं कर सकते, बट टेस्ट और उसका सोल्यूशन वहां अपलोड हुआ है। आप कम से कम तैयारी करके अपने आप को असेस करना चाहें तो टेस्ट और उसके सोल्यूशन को देख सकते हैं। उस पर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में आपके पास ऑप्शन, आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।